नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज भी एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के 10 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेके आया हूं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की घात 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिए जाने पर शेष क्या बचता है, ये निकालना है। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास में दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि हम n के अलग अलग मान के लिए शेष निकालें और यदि अगर वह शेष एक समान ही आते हैं तो वह जो शेषफल आता है वही हमारा आंसर होगा। इसमें करने में कभी कभी क्या होता है कि समय ज्यादा लग जाता है। और दूसरा तरीका ये जो होता है इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए वो ये होता है कि दिए हुए समीकरण में हम उन पदों को अलग कर लेते हैं जिनमें n का कोई भी मान रखने पर शेष जो होता है वो शून्य आता है। जैसे कि अगर हम इस प्रश्न में देखें तो हमारे पास में समीकरण में 3 पद दे रखे हैं। 3 की घात एक तो दे रखा है 2n, एक और योग में दे रखा है 9n, प्लस में योग में दे रखा है 5n और इस पूरे ही समीकरण को 3 से भाग देना है। ठीक, अब आपको ये तो पता होगा कि यदि कोई भी पद किसी अन्य संख्या से पूर्णतः अगर विभाजित हो जाता है तो वह शेषफल हमेशा शून्य देता है। ठीक है, यदि कोई भी एक पद दूसरे पद से या कोई भी संख्या दूसरी संख्या से अगर पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो शेषफल हमेशा शून्य आता है। ठीक है, तो यदि अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो एक हमारे पास पद आता है 3 की पावर 2n। इसको अगर हम 3 से भाग दें तो 3 के ऊपर कोई भी घात हो, चाहे 1 लगी हो, चाहे 2 लगी हो, चाहे 3 लगी हो, कम से कम एक घात ऐसी होगी जो 3 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर यहां पे 3 की पावर 1 होता और यहाँ पे 3 से भाग देते तो 3 की घात 1 3 से विभाजित होने पर हमेशा शेषफल शून्य देगी। 3 की घात 2 होने पर भी 3 जो होगा वो इस 3 से नीचे वाले 3 से विभाजित हो जाएगा, शेषफल जो होगा वो शून्य होगा। इसी प्रकार n का कोई भी मान हमें दिया हो, 3 की घात 2n हमेशा ही 3 से विभाजित होगी और 3 से पूर्णतः विभाजित होने के कारण यह हमेशा शेषफल शून्य देगी। तो पहले पद मतलब 3 की घात 2n से जब भी हम 3 को विभाजित करें, 3 से हम जब भी विभाजित करेंगे तो शेषफल हमारा हमेशा शून्य रहेगा। अब दूसरा पद जो हमें मिला है समीकरण में वो मिला हुआ है 9n। इसको भी यदि हम 3 से विभाजित करें तो n के किसी भी पूर्णांक मान के लिए हमें जो शेषफल मिलेगा वो शून्य होगा। कैसे? n की घात अगर n का मान अगर हम 1 रखते हैं तो हमें जो मिलेगा 9n के स्थान पर मिलेगा 9 और 9 जो होता है हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, शेषफल हमेशा शून्य मिलेगा। n का मान 1 की जगह अगर 2 रखते हैं तो हमें ऊपर मिलेगा 18 का 3 से भाग देने पर शेषफल हमेशा शून्य आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 9n जो होगा वो 3 से भाग देने पर शेषफल जो होगा वो हमेशा शून्य देगा n के किसी भी पूर्णांक मान के लिए। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास में जो तीसरा पद बचता है वो है 5 और 5 क्योंकि एक कांस्टेंट है, एक अचर है, तो ये हमेशा ही जो शेष देगा वो देगा 2, क्योंकि कोई भी अचर जो मान होता है वो किसी भी
n की वैल्यू या x की वैल्यू या जो भी कोई हमें चर दे रखा होता समीकरण पे, उस पे डिपेंडेंट नहीं होता। इसलिए 5 हमेशा 3 से भाग देने पर जो शेष देगा वो 2 ही देगा। तो अब हमें पता चल गया कि इस पूरे समीकरण में 3 की घात 2n प्लस 9n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, इसमें इस समीकरण में जो भी शेष आएगा वो आएगा 2, क्योंकि 3 की पावर 2n से जो शेष मिला वो 0 मिला, 9n से जो शेष मिलेगा हमेशा वो 0 मिलेगा, और 5 3 से भाग देने पर हमेशा ही जो शेष देगा वो देगा 2। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, यदि n सम हो तो 6 की घात n माइनस 1 विभाज्य होगी, किससे होगी ये बताना है। तो हमें पता है कि सम संख्या जो होती है वो क्या होती है, हमारे पास जो भी सम संख्या होती है वो होती है 2, 4, 6, 8 आदि। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस प्रश्न में भी, क्योंकि हमें ऑप्शन से करना है और हमें n की जो वैल्यू है, n का जो मान है वो हमें पता नहीं है, तो हमें n का मान खुद से लेना होगा और वो भी कोई ना कोई सम संख्या होनी चाहिए। तो n का मान हम सबसे पहले सबसे छोटी सम संख्या लेते हैं, तो n का जो मान लेते हैं हम सबसे पहले वो लेते हैं 2। अब हम देखते हैं कि n का मान यदि 2 लेते हैं तो हमारा क्या आंसर हो सकता है। तो हमें पता है कि जब n का मान 2 है तो हमारे पास में जो समीकरण बन के आएगा वो बन के आएगा 6 की घात 2 माइनस 1, जो कि निकल के आता है 36 माइनस 1, जो निकल के आएगा 35। ठीक, अब n का मान जब हमने 2 रखा तो हमारा जो आंसर निकल के आया 35, और हम ये कह सकते हैं कि 35 जो है वो 35 से ही विभाजित हो सकता है। ठीक है, पूर्णतः। अब n का मान हम 4 रख के देखते हैं। n का मान अगर हम 4 रख के देखें तो हमारा जो समीकरण बन के आता है वो बन के आएगा 6 की घात 4 माइनस 1। ठीक है, अब या तो हमें 6 की घात 4 का मान पता हो या फिर हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं, हमें पता है 6 की घात 4 माइनस 1 को हम 6 की घात 4 माइनस 1 की घात 4 लिख सकते हैं। 1 की घात कुछ भी हो हमेशा उसका मान 1 ही रहता है। ठीक है, अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम 6 की घात 2 की घात 2 माइनस 1 की घात 2 की घात 2। ठीक है, क्या करा मैंने, 6 की घात 4 को कोष्टक में इस प्रकार लिखा कि 4 को 2 गुणा 2 में लिख दिया। ठीक है, तो अब एक हमारा समीकरण बन जाएगा एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है उसका मान होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इसका मान निकालें तो ये हो जाएगा 6 की घात 2 प्लस 1 की घात 2, 6 की घात 2 प्लस 1 की घात 2, और दूसरे कोष्टक में 6 की घात 2 माइनस 1 की घात 2। ठीक, अब ये सॉल्व करा हमने तो 6 की घात 2 होता है 36, 36 प्लस 1 37 हो जाता है, और 36 माइनस 1 35 हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो n के अगले मान अर्थात n का मान 6 रख करके भी हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं, परंतु जब भी हम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन करने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, एक या दो n के 1 या 2 मान के लिए ही हम वैल्यू निकालते हैं और उसमें अभीष्ट संख्या या कॉमन ऐसा नंबर ढूंढते हैं
जो कि हमारा आंसर निकल सकता है। ठीक है, तो जब अब हम इसमें देखते हैं, जब हमने n का मान 2 लिया था तो हमारा जो आंसर निकल के आया था वो निकल के आया था 35। ठीक है, मतलब कि n की घात n का मान 2 रखने पर समीकरण जो है वो 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जब हमने n का मान 4 रखा तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो निकल गया 37 गुणा 35। ठीक है, तो 37 गुणा 35 भी जो होगा वो 35 से पूर्णतः विभाजित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो 35 है वो 35 से 35 कट जाएगा और जो शेष बचेगा उस 35 में वो शून्य होगा। और हम ये कह सकते हैं कि 37 गुणा 35 जो है वो 35 से पूर्णतः विभाजित हो सकता है। तो हमें एक संख्या दोनों ही समीकरण से, दोनों n के दोनों मान से हमें ये पता चल गया कि चाहे वैल्यू हमारी कुछ भी आए पर हमारा एक जो नंबर है 35 वो हमेशा कॉमन रहेगा। तो इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि कोई नंबर कुछ भी निकल के आता है वो हमेशा 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 35। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मेरे पास x गोलियां हैं, मेरे बड़े भाई के पास मेरे से 3 अधिक गोलियां हैं, जबकि मेरे छोटे भाई के पास मेरे से 3 कम गोलियां हैं। यदि गोलियों की कुल संख्या 15 है तो मेरे पास कितनी गोलियां हैं, ये बताना है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास x गोलियां हैं, मेरे पास x गोलियां हैं, मेरे बड़े भाई के पास कितनी गोलियां हो जाएंगी, फिर 3 अधिक गोलियां, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 3। और मेरे छोटे भाई के पास में 3 गोलियां कम है, अर्थात x से 3 कम हो जाएगा x माइनस 3। और ये सभी गोलियां मिलकर के कितनी हैं, 15 हैं। लिखा यदि गोलियों की कुल संख्या 15 हो तो मेरे पास, अर्थात x का मान बताना है कितना होगा। तो ये सीधा सीधा एक समीकरण बन जाता है। इसमें क्या होगा, 3x यहां आ जाएगा और ये प्लस का 3 और माइनस का 3 कट जाएंगे आपस में, तो 3x बराबर आ जाएगा 15 के और x आ जाएगा 5 के बराबर। तो मेरे पास में कितनी गोलियां मैंने मानी थी, x मानी थी, ये मानी थी x, और x का ही मान हम निकल के आ गया है 5। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे पास में वर्तमान में 5 गोलियां हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 2014 में पूछा गया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न है, कुछ संख्या दे रखी है आपस में गुणा करती हुई और एक इकाई अंक पूछा है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें कुछ अंकों का आपस में गुणा हो रहा है और उनमें इकाई अंक हमें बताना है, और संख्याएं चाहे कितनी भी बड़ी हो हमें कभी घबराना नहीं है, क्योंकि जब भी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक बताना है तो हमें हर पद की सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है। इकाई अंक के पहले चाहे कितना भी बड़ा अंक दे रखा हो, हमें उस पूरे अंक से मतलब ही नहीं होता। हमें सिर्फ और सिर्फ हर संख्या के इकाई अंक से मतलब होता है। जैसे कि इसमें 7, 5, 8, 3 और 9, अब इनका बस हमें आपस में गुणा करके देखना है कि क्या इकाई अंक हो सकता है। तो हम इसको कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करनी हो अगर कोई क्वेश्चन गलत ना हो हमारा शुरुआत में, तो हम इसको पेन से भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 7 गुणा 5 करना है, गुणा करना है 8 से, गुणा करना है 3 से और गुणा करना है 9 से। ठीक है, अब 7 पंजे 35 होता है, 7 का गुणा करते हैं 5 में तो 35 निकल के आता है। ठीक है, अब इस 35 का भी हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, अब इस इकाई अंक का गुणा करेंगे हम इस 8 से, तो 8 5 होता है 40। ठीक है, 8 5 40 होता है। 40 होने पर जो भी इकाई अंक आएगा वो क्या है, 0। ठीक है, अब यहां पे आ गया है 0, और जब भी गुणा करने पर इकाई अंक हमें 0 मिल जाए, ठीक है, तो हम सीधे सीधे बिना आगे गुणा करे हुए 0 लगा सकते हैं आंसर। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, चाहे हमारे पास में 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो या
10-12 संख्या भी हो, हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है। और जब भी गुणा करने पर इकाई अंक हमें शून्य मिल जाता है तो आगे के सारे गुणा भी आप अपने आप ही इकाई अंक शून्य होने के कारण जीरो हो जाते हैं, क्योंकि जीरो का हम किसी भी संख्या से गुणा करें हमें आंसर हमेशा जीरो मिलता है। ठीक है, और एक जीरो मिल जाए एक बार में तो आगे हमारा मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि हम चाहे उस जीरो का 10 बार मल्टीप्लाई कर लें या 12 बार मल्टीप्लाई कर लें, जीरो का आंसर हमेशा जीरो ही रहेगा। तो इसके क्वेश्चन का जो आंसर हमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा जीरो। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि पहले 50 धनात्मक क्रमिक पूर्णांकों के गुणनफल को 7 की घात n से विभाजित किया जाए, यहां n एक पूर्णांक है, तो n का सबसे बड़ा संभव मान क्या हो सकता है। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें 50 धनात्मक क्रमिक पूर्णांक लेने हैं। ठीक है, तो पूर्णांक कहां से पता चलते हैं? पूर्णांक जो होते हैं, जो धनात्मक पूर्णांक होंगे वो 1 से शुरुआत होगी, तो हमें जो इक्वेशन जो बनानी है वो हमें इस प्रकार बनानी है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ऐसे 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा, आपस में गुणा करते 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 कहां तक जाना है? पहले 50 अर्थात 50 जो धनात्मक पूर्णांक है वहां तक गुणा करना है, और जो नीचे डिवाइड में रहेगा 7 की घात n रहेगा। ठीक है, अब इसमें हमें यह बताना है कि n का वह कौन सा अधिकतम मान होगा जिससे ये पूरा समीकरण या जो इस इक्वेशन का, इस प्रश्न का जो अंश है वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो ये आप जब जैसे देख रहे हैं कि ये एक सीरीज बनी है, एक श्रेणी बनी है जिसमें 1 से लेकर के 50 तक के सभी अंकों का गुणा हो रहा है, और इनमें अगर आप गौर से देखें तो कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जो कि 7 का पहाड़ा 7 के गुणज होंगी। 7 के गुणज हमने क्यों लिए? क्योंकि हमारे पास में हर जो दे रखा है वो 7 की घात में दे रखा है। मतलब हमें जो करना होगा वो ये करना होगा कि ऐसे पदों की संख्या निकालनी होगी जिनमें 7 आ रहा हो, जैसे कि 7 हो गया, 14 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 7 हो गए, 14, 7 हो गया, 14 हो गया, फिर क्या हुआ? 21, फिर हुआ 28, फिर हो गया 35, फिर हो गया 42, फिर हो गया 49। अब क्योंकि शुरुआत के मतलब 1 से लेकर के 50 तक की संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे? 49 तक के ही संख्याएं लेंगे, क्योंकि 49 के आगे की संख्याएं इस 50 से आगे निकल जाएंगी और हमें सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर के 50 तक के अंकों का ही गुणा करना है प्रश्न के अनुसार। अब ये देखते हैं हम कि ये जो नीचे 7 के गुणज संख्याएं जो ली हैं, इनमें 7 जो आ रहे हैं वो कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे 7 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। यहाँ पे 7 कितनी बार आएगा? 1 बार। 7 दूनी 14 होता है तो 7 1 बार आ रहा है। ऐसे यहाँ पे भी 1 बार आएगा, 21 में, 28 में भी 7 1 बार आ रहा है, 35 में भी 7 1 बार आ रहा है, 42 में भी 7 1 बार आ रहा है, क्योंकि 7 6 42 होता है तो 7 1 बार आएगा। पर 49 में 7 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, क्योंकि 7 7 49 होता है, 7 7 या 49। तो यहाँ पे जो 7 आएगा अर्थात 49 जो निकल के आता है वो आता है 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो बाकी सब नंबर जो संख्या है उनमें 7 1 बार आ रहा है, इसमें 7 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, कितनी संख्या है हमारे पास में? 7 की गुणज 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हमारे पास में ऐसी संख्याएं आई हैं जो 7 की गुणज हैं 1 से लेकर 50 तक। अब इन 7 संख्याओं में 7 कितनी बार आ रहा है वो हमें जोड़ना है। तो हमने जोड़ा 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8। तो हमें पता चल गया कि 1 से लेकर के 50 तक के धनात्मक पूर्णांकों को गुणा करने पर और 7 की घात
n से भाग देने पर n का अधिकतम मान 8 होना चाहिए, तब जाकर के ये पूरा का पूरा जो समीकरण या पूरी पूरी इक्वेशन है वो पूर्णतः 7 की पावर n से विभाजित हो जाएगी। इसीलिए अपना जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन बी 8। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है, ये हमें बताना है। तो गुणनफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और फिर हमें 80 और 90 के बीच में उन सभी अभाज्य संख्याओं को पहचानना होगा, उनका गुणनफल करना होगा, तब जाकर के हमारा आंसर आएगा। तो अभाज्य संख्या जो होती है वो होती हैं ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। एक तो होता है एक, और एक होता है वह खुद संख्या जो होती है वो अपने आप की गुणनखंड होती है। तो जैसे कि मान लीजिए, अब अगर हम सबसे छोटा अगर अभाज्य संख्या देखें तो क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होती है 3, फिर होती है 5, फिर होती है 7, फिर होती है 11। ऐसे ही चलते रहते जाते हैं आगे तक। अब अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या बताई थी, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। एक तो होता है एक, और एक होती है वह संख्या स्वयं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 2 है, 2 के अगर हम गुणनखंड निकालने की कोशिश करेंगे तो एक तो हमारा एक आएगा और एक आएगा 2, क्योंकि इन दोनों ही संख्या के अलावा किसी और संख्या से 2 विभाजित नहीं होता। ऐसे ही अगर हम 3 के गुणनखंड देखें तो 3 के जो आएंगे एक आएगा और 3 आएगा, ये भी 2 गुणनखंड हो गए, 1 और 3, तो 3 विभाज्य संख्या हो गई। 5 के भी 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 5। 7 के भी 2 ही गुणनखंड निकल के आएंगे, 1 और 7। ऐसे ही 11 के 2 ही गुणनखंड निकल के आएंगे, 1 और 11। और भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 4 होता है। 4 के जो गुणनखंड निकल के आते हैं, 1 आता है, 2 आता है और 4 स्वयं आता है निकल के। तो ये 3 गुणनखंड हो गए, इसीलिए हम कहते हैं 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अब हमें 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या पहचाननी है कौन कौन सी हैं। तो 80 और 90 के बीच में जो अभाज्य संख्या होती है, एक तो होती है आपकी 83, एक होती है 89, एक होती है 83, एक होती है 89। ठीक है, एक होती है 83 और एक होती है 89। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है 80 और 90 के बीच में जो अभाज्य संख्या हो, क्योंकि 80 जो है वो 10 से विभाजित हो जाती है, 81 जो है वो 9 का वर्ग है, 82 एक सम संख्या है, और कोई भी सम संख्या जो है 2 को छोड़ दिया जाए तो 2 अंक को छोड़ दिया जाए, संख्या 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो 2 के अलावा कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं होती जो अभाज्य हो। ठीक है, 83 तो हमारी अभाज्य संख्या है जो हमने लिख लिया। बाकी अन्य कोई ऐसी संख्या नहीं है 83 और 89 के अलावा जो कि 80 और 90 के बीच में हो और अभाज्य संख्या हो। अब हमें इन दोनों संख्या 83 और 89 का गुणा करना है, और जब हम 83 और 89 का गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी 7387। और हमें प्रश्न में भी यही पूछा है कि 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताना है। यदि 3 संख्याएं होती तो हम इन तीनों संख्या का गुणन करते और जो आंसर आता वही हमारा फिर ऑप्शन में आंसर दिया होता। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 9 और 5 होगा, ये बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करते हैं, जब ऐसी संख्या दे रखी हो, 2 संख्या दे रखी हो, ठीक है, और किसी तीसरी संख्या से भाग देने पर कुछ शेष निकल के आता है और वह शेष फल जो होता है वो अलग अलग होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे 729 में जब किसी संख्या का भाग दिया तो 9 शेष बचा, और 901 में भाग दिया किसी संख्या का तो 5 शेष बचा। संख्याएं दोनों अलग अलग हैं, भाग देने वाली संख्या समान हो और जो शेषफल निकल के आता है वो भी अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं,
पहली संख्या में से पहले शेषफल को माइनस करते हैं। पहली संख्या में से पहले शेषफल को माइनस किया, दूसरी संख्या में से दूसरे शेष को माइनस किया। तो इसको 729 में से 9 घटाया तो हमारे पास में जो आंसर आया वो आया 720, और 901 में से 5 घटाया तो हमारे पास में आंसर आया 896। ठीक है, तो हमारे पास में ये दो संख्या निकल गई। अब क्या कहता है, किसी तीसरी संख्या से भाग देना है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो वह तीसरी संख्या जो होगी वो हमेशा ही इन दोनों ही संख्याओं का जो निकली हुई संख्याएं, शेष फल घटाने के बाद में जो संख्याएं निकल के आती हैं, उन दोनों संख्या या तीनों संख्या का मसपा ही होता है। क्या होता है? मसपा होता है। तो अब हमें मसपा निकालना है इन दोनों संख्या का, 720 का 800 और 896 का मसपा निकालना है। तो किसी भी दो संख्या का, किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं का मसपा निकालने के हमारे पास में दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है विभाजन विधि का, एक होता है गुणनखंड विधि का। ठीक है, तो यहां पर अभी हम गुणनखंड विधि से मसपा निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं हम 720 का, 720 के गुणनखंड। ठीक है, यहां कोने पे हम रफ वर्क के लिए जगह बना लेते हैं जहां पे हम गुणनखंड निकाल सकते हैं 720 के। सबसे छोटी संख्या जिससे 720 विभाजित हो सकती है वो है 2, यह आएगा 36 और ये हो जाएगा 0। फिर दोबारा 2 से विभाजित करेंगे, यह आ जाएगा 18, यह आ जाएगा 0। फिर 2 से फिर दोबारा पुनः विभाजित करेंगे तो यहां जाएगा 90। फिर 2 से विभाजित किया तो ये आ गया 45, 2। अब 2 से विभाजित नहीं होगा 45, क्योंकि जो 45 है वो एक विषम संख्या है और कोई भी विषम संख्या 2 से या किसी अन्य सम संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। तो अगली जो संख्या होगी वो हो सकती है हमारी 3। तो 3 से हम 45 को विभाजित कर सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 15, 3 पंजे 45 होता है। फिर पुनः 15 को 3 से विभाजित करेंगे तो 5 आएगा निकल के। अब 5 से विभाजित करेंगे तो यहां पे बचेगा 6, 1। ठीक है, अब हमारा जो 720 संख्या थी उसके सभी गुणनखंड हमें पता चल गए। तो इन गुणनखंडों को हम यहां लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 में 4 बार 2 गुणा में हो गए, 3 बार गुणे में आ गए 3, 2 बार 3 आ गया और 1 बार आ गया 5। ठीक इसी प्रकार हम 896 के गुणनखंड निकालेंगे। आठ सौ 96 के गुणनखंड निकालेंगे हम 896। तो सबसे छोटी संख्या जिससे 896 का भाग जा सकता है वो होगी 2, क्योंकि 896 एक सम संख्या है और सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 8। फिर 2 से पुनः विभाजित करेंगे, 2, 2, 4। फिर पुनः विभाजित करेंगे 2 से, यहाँ आ जाएगा 1, 1, 2। फिर पुनः विभाजित करेंगे 2 से। ठीक, कितना आएगा ये? 5 और 6। 2 का 56 से गुणा करते हैं तो 112 आएगा। फिर पुनः 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 28।
फिर अब इस 14 का भी भाग देंगे हम 2 से, तो ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। और फिर 7 का भाग देंगे हम 1 बार, ठीक है। तो 896 का जो गुणनखंड निकल के आया वो निकल के आया 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 7 बार 2 आएगा। और 1 बार आएगा 7, ठीक है। अब 720 और 896 के हमने अलग अलग गुणनखंड निकाल लिए। और अब मासापार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वो दोनों संख्याओं में अभीष्ट गुणनखंड जो है उनको हम देखते हैं, ऐसे गुणनखंड जो दोनों संख्याओं में ही कॉमन हो। जैसे अब ये देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखें 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 6 और 7 बार 2 आ रहा है नीचे, और 720 में 2 आ रहा है 4 बार। तो इन 4 और 7 में से छोटी संख्या क्या होगी, 4 होगी। तो मतलब ये होगा कि ये 4, ये 2, ये इसमें जो 4 बार जो 2 दे रखे हैं गुणनखंड में, ये 720 में भी हैं और 896 में भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तो हमारा जो अभीष्ट गुणनखंड है या HCF या मासापा जो होगा, वो एक तो ये निकल जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। HCF में हम क्या देखते हैं, HCF में हम कॉमन फैक्टर या अभीष्ट गुणनखंड ही देखते हैं, ठीक है। अब 4 बार 2 तो आ गया। अब ये देखिए कि 720 में 3 आ रहा है 2 बार, पर 896 में 3 नहीं आ रहा, ठीक है। जबकि हमारे मासापा निकालने के लिए दोनों संख्या को गुणनखंड में वो संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 हमारा गुणनखंड में जो मासापा होगा वो उसमें नहीं आएगा। अब 5, 720 में 5 आ रहा है पर 896 के गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा, तो 5 भी हमारे मासापा या HCF में नहीं होगा गुणा में। और 896 में 7 दे रखा है जो कि 720 में नहीं आ रहा, तो 7 भी हमारा HCF में नहीं होगा। तो हमारा जो HCF जो निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा 2 की घात 4, जो कि आंसर आता है हमारा 16। तो 16 इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 16। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 3957 और 5349 को जोड़ा जाता है और प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है, परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी, ये बताना है। मतलब इसमें क्या करना है हमें, 3957 3000 957 में हमें जोड़ना है 5349 माइनस करना है 7062। फिर इसका जो भी रिजल्ट आता है उसमें हम देखना है कि वह जो रिजल्ट है वो इनमें से किस संख्या से विभाजित नहीं हो सकता। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास में जोड़ और घटाव हल करने के बहुत तरीके होते हैं कि पहले हम सारी संख्या को जोड़ लें फिर घटा दें, बची जो संख्या घटानी होगी उसको हम घटा देंगे। या दूसरा तरीका ये होता है कि हम दी गई संख्याओं में जो भी अंक हैं, इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा वाले अंक, इन सबको अलग अलग एक एक करके हम सॉल्व करते चलें। वो जो तरीका होता है वो हमारा जल्दी हमारा आंसर दे देता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इन संख्याओं में इकाई अंक देखना है, तो इसमें 7 है, इसमें 9 है, तो ये दोनों संख्या जुड़ रही है, तो 7 को 9 से जोड़ेंगे और माइनस करेंगे 2 से, ठीक है। तो 9 7 16
16 में से 2 घटाया तो आया 14। 14 का हमने 4 यहां लिखा और 1 इधर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 में से 6 घटाए 4 बचेगा। 9 में 3 जोड़े 12, 12 में से कुछ 0 घटेगा तो 12 बचेगा। 12 का 2 यहां लिखा, 1 हम यहां जोड़ लेंगे कैरी में 3 के ऊपर, तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 5 में से 7 घटाए, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 में से 7 घटाए तो 2 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 22 44। ठीक है, अब हमें ऑप्शन में से चेक करना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन होगा या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इस संख्या को विभाजित नहीं कर सकता। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए में आंसर दे रखा है 4, तो हमें यह पता करना है कि 2244 जो हमारा आंसर आया है वो 4 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमें 4 की विभाजकता पता होनी चाहिए। 4 की विभाजकता क्या कहती है? 4 की विभाजकता ये कहती है कि हमें ये पता करना हो कि कोई भी संख्या, दी गई संख्या 4 से विभाजित होती है या नहीं। उसको पता करने के लिए हम दी गई संख्या के आखिरी के 2 अंकों को लेंगे और उस जो 2 अंकों की जो संख्या बनी उसको हम 4 से विभाजित करके देखेंगे। अगर वह संख्या 2 अंकों वाली संख्या 4 से विभाजित हो रही हो पूर्णतः, तो वह बड़ी वाली संख्या जो हमें पहले दी गई थी वह भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अब इस संख्या में 2244 में हम आखिरी के 2 अंक देखेंगे, इकाई और दहाई, तो वो बन के आएगा 44। 44 का 4 से विभाजन करेंगे तो हमें पता है कि 4 का जब हम 44 में भाग देते हैं तो आंसर आएगा 11, मतलब और शेष निकल के आता है 0। मतलब ये कहता है कि 44 जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है। और क्योंकि 44 जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि 2244 जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और हमें प्रश्न पूछा है, वह ऑप्शन बताना है जो कि इस 2244 को विभाजित कर सकती है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा आंसर होगा नहीं। अब 3 से विभाजकता देखते हैं। 3 से कोई संख्या विभाजित हो रही है या नहीं, यह पता करने का एक तरीका होता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ लें और जो उत्तर निकल के आता है वो यदि 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो हमारी जो दी गई संख्या है वह भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 2244 के सभी अंकों को जोड़ते हैं। 2 + 2 + 4 + 4, तो कितना निकल के आएगा? 4 2 2 4, 4 में 4 जोड़ा 8 और 8 में 4 जोड़ा तो निकल के आया 12। अब ये 12 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अब क्योंकि ये 12 जो कि संख्या के दी गई संख्या के अंकों का योग है वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसी कारण जो 2244 है वह भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस कारण जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब 7 की विभाजकता पता करने से पहले हम एक बार 11 की विभाजकता और देख लें। तो कोई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं, यह पता करने का एक तरीका होता है जो कि मैंने पिछले अपने वीडियो में भी एक ऐसा ही प्रश्न आया था जिसमें 11 से विभाजकता देखनी थी, तब भी बताया था। और अब पुनः एक बार और दोहरा देता हूं कि कोई संख्या 11 से विभाजित होती है या नहीं वो पता करने के लिए हमारे पास में एक तरीका होता है, वह कि दी गई संख्या में जो भी सम स्थानों पर दिए गए अंक हैं उनका योग और विषम स्थानों पर दिए गए अंकों का योग, इन दोनों ही योगों का अंतर देखें। और यदि जो अंतर है वो 0 आए, 11 आए, 0 हो या 11 हो या फिर कोई ऐसी संख्या हो जो कि 11 का गुणज हो, तो उस स्थिति में दी गई संख्या जो होगी वो हमारी 11 की गुणज होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो दी गई संख्या है, जो हमारी संख्या निकल के आई थी वो आई थी 2244। अब इसमें सम स्थान पर जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 4 और एक दे रखी है 2। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को जोड़ें यहाँ पे, तो 2 और 4 मिलकर के 6 बनाते हैं। विषम स्थान पर भी दे रखा है 4 और 2,
तो ये भी जोड़ेंगे तो ये बनेगा 6। जब इन दोनों योगों का हम अंतर देखें, 6 माइनस 6 करें, 6 माइनस 6 करें तो जो अंतर आता है वो आता है 0। और क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सम स्थानों वाले अंकों का योग और विषम स्थानों वाले अंकों का योग करते हैं। दोनों योगों को हम घटाते हैं और यदि घटाने के बाद में अगर हमें 0 मिले या 11 मिले या ऐसी कोई भी संख्या मिले जो कि 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं, मतलब अब हमें जो योगों का जो अंतर आया वो 0 आया, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं जो 2244 है वो 11 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसी कारण 11 भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी बचता है जो कि जिसमें 7 दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2244 है वो 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है? लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है ये बतानी है हमें, और ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2014 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें अभाज्य संख्या की परिभाषा पता होनी चाहिए, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई है, और अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो मैं पुनः एक बार और दोहरा देता हूं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो। 1 से और स्वयं से विभाजित होने के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि संख्याएं ये जो हैं ये या तो 1 से विभाजित होती हैं या स्वयं से विभाजित होती हैं, बाकी अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। ठीक है, अब आपको इसका जो है इस प्रश्न का हल भी मिल गया होगा, क्योंकि जो मैंने शुरुआत करी है इस श्रेणी की, अभाज्य संख्या की श्रेणी की जो शुरुआत की है, उसमें सबसे पहले जो अंक मैंने लिखा है वो क्या लिखा है, वो लिखा है मैंने 2। 2 से पहले कोई और संख्या तो लिखी नहीं है मैंने। और अभाज्य संख्या की जब परिभाषा पढ़ते हैं और उदाहरण पढ़ते हैं तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 1 क्यों कोई अभाज्य संख्या नहीं होती, उसके पीछे कारण यह है कि जब भी हम संख्या 1 का गुणनखंड निकालते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड आता है, जो कि होता है स्वयं खुद 1। जबकि अभाज्य संख्या की परिभाषा कहती है अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड निकल के आते हैं। एक तो होता है 1 और एक होता है वह स्वयं संख्या। इसी कारण 1 कभी भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती, और इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो होती है 2। और हमसे इसी प्रश्न में प्रश्न संख्या 9 में यही प्रश्न पूछा है कि सबसे छोटी अर्थात लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। तो हमारी सबसे छोटी या लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या होगी, ऑप्शन बी 2। आंसर हमें मिल चुका है। अब प्रश्न संख्या 10 करें। संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, तो गुणनखंड निकालने का एक ही तरीका होता है, या तो हमें पहाड़े याद हो या फिर हम सीधे सीधे गुणनखंड निकालने का जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है तो छोटी क्लासों में उसको प्रयोग करें। ठीक है, तो जब भी गुणनखंड निकालते हैं तो हम सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं। तो हम अगर 2 से इसको विभाजित करने की कोशिश करें तो ये संख्या, क्योंकि एक विषम संख्या है तो 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजित करके देखें तो 3 से वही संख्या विभाजित हो सकती हैं जिनके अंक हैं, संख्याओं का जो अंक दे रखे हैं, जिन अंकों से मिलकर के वह संख्या बनी है उनका योग 3 से विभाजित होना चाहिए। परंतु यदि हम देखें 323 में जो अंक दे रखे हैं इनका योग करने पर हमें 8 प्राप्त होता है और 8 3 से विभाजित नहीं होता। इसी कारण ये जो संख्या दे रखी है 323 वो 3 से विभाजित नहीं होगी। 4 से भी संख्या विभाजित नहीं होगी क्योंकि 4 जो है एक सम संख्या है और कोई भी सम संख्या किसी भी विषम संख्या को विभाजित नहीं कर सकती।
और क्योंकि 323 एक विषम संख्या है, इसी कारण यह किसी भी सम संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 आदि जो भी सम संख्याएं, ये कभी भी 323 को विभाजित नहीं कर पाएंगी। ठीक है, अब 5 से विभाजित करने के देखें तो 5 से केवल और केवल वही संख्या विभाजित होती हैं जिनका इकाई अंक 5 हो या 0 हो। और क्योंकि 323 का जो इकाई अंक है वो है 3, तो अतः जो 323 है वो 5 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 6 से भी विभाजित नहीं होगी ये संख्या, क्योंकि 6 से विभाजित होने के लिए संख्या का 2 से विभाजित होना और 3 से विभाजित होना अनिवार्य है। और क्योंकि 323 ना तो 2 से विभाजित हो रहा है ना 3 से विभाजित हो रहा है, इसी कारण 323 कभी भी 6 से विभाजित नहीं होगा। अब देखते हैं हम 7 से विभाजितता। 7 से विभाजितता पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये पता करना होता है कि 7 से कोई दी गई संख्या विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। उस संख्या का जो इकाई अंक होता है उसको हम 2 गुना कर देते हैं, अर्थात इकाई अंक को 2 से गुणा कर देते हैं और बाकी की जो संख्या है इकाई अंक को हटा करके उस संख्या में से हम इकाई अंक के दुगने को घटा देते हैं और जो हमें उत्तर प्राप्त होता है उसमें हम 7 से विभाजन करके देखते हैं। यदि जो संख्या है घटाने के बाद में जो संख्या निकल के आती है वो 7 से विभाजित हो जाती है, तो हम कह देते हैं कि जो दी गई संख्या थी वो भी 7 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात अगर हम 323 में देखें तो 323 में जो इकाई अंक है, 323 में जो इकाई अंक है वो है 3। तो हम क्या करते हैं, इस इकाई अंक का दोगुना करते हैं, तो 3 का दोगुना हो जाएगा 6। अब इस 6 को बची हुई संख्या, अर्थात इसमें बची हुई संख्या जो है इकाई अंक हटा करके जो बचती है संख्या वो है 32। तो इस 32 में से इकाई अंक का दुगुना अर्थात 6 इसको घटा देते हैं और घटाने के बाद में जो उत्तर आता है अर्थात आएगा इसमें 26। इस 26 का हम 7 से भाग करके देखेंगे। अगर ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यहाँ पर इस प्रश्न में जो मैं बार बार विभाजन बोल रहा हूं उसका अर्थ है पूर्णतः विभाजन। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 2 से विभाजित नहीं होगी ये संख्या क्योंकि ये संख्या विषम है, तो विभाजन जो है उसका अर्थ है पूर्णतः विभाजन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जब भी मैं विभाजन बोल रहा हूं उसका अर्थ होगा पूर्णतः विभाजन। ठीक है, अभी देखिए 26 का विभाजन हम 7 से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। 7 के पहाड़े में 26 कभी नहीं आता था, इसका मतलब ये होता है कि 26 जो है वो 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो अगर 26 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, इसका अर्थ ये होता है कि 323 भी 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा और जो 7 है वो 323 का एक भी गुणनखंड नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो 323 जो है, 323 का एक जो फैक्टर निकल के आता है, अगर हम देखें सारे नंबर को चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 323 के जो एक फैक्टर निकल के आता है वो आता है 17। ठीक है, और एक आता है 19। इसको भी करके देखते हैं, क्योंकि मैंने देखा था 17 से पहले कोई भी संख्या से 323 विभाजित नहीं हो रही, तो पहली जो संख्या निकल के आती है वो आती है 17। 17 का 19 से गुणा करने पर 323 निकल के आता है। ठीक है, और दूसरा जो गुणनखंड निकल के आएगा वो आएगा 19। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 323 के जो गुणनखंड है वो एक तो आता है 17, एक आता है 19 और एक आता है 1। ठीक है, और एक स्वयं वो संख्या खुद भी हो जाती है, तो 323 हो गई। ठीक है, क्या हो गई 323 के जो गुणनखंड निकल के आए, एक तो आया 1, एक आया 17, एक आया 19 और कोई भी संख्या
अपने आप की भी गुणनखंड होती है, तो एक निकल गया है 323। ठीक है, अब हमें क्या क्या कहा है, पूछा है अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। गुणनखंड तो निकल गया आगे 4, ठीक है, कितने आए 4 गुणनखंड निकल के आए 4। अब अभाज्य गुणनखंड देखने हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड वो जो होते हैं वो अभाज्य संख्याएं ही होती हैं, ठीक है। बस फर्क ये होता है कि वे अभाज्य संख्या दी गई संख्या के गुणनखंड और हो जाते हैं, बस इतना फर्क होता है। तो अब इन चारों गुणनखंडों में से हमें पहचानना है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो एक जो है वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती, तो एक तो हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड है पर अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। 17 जो है वो एक अभाज्य संख्या भी है और 323 का गुणनखंड भी है, तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। 19 जो संख्या है वो एक अभाज्य संख्या भी है और अभाज्य संख्या के साथ साथ 323 का गुणनखंड भी है, तो ये भी 19 जो है वो भी हमारा आंसर हो जाएगा। 323 जो है वो गुणनखंड तो है 323 का, परंतु अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या सिर्फ वही संख्या हो सकती है जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड ही हो सकते हैं, जबकि 323 के हमने यहाँ पे 4 गुणनखंड निकाल दिए, ठीक है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि 323 अभाज्य संख्या नहीं है। अब क्योंकि हमें 323 के अभाज्य गुणनखंड ही बताने थे इस प्रश्न में, और अभाज्य गुणनखंड 323 के केवल और केवल 2 हैं, तो हमारा जो आंसर होगा इस प्रश्न का वो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दे रखा है 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आज के 10 प्रश्न थे जो कि मैंने आपके सामने सॉल्व किए। यदि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।